अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है साद फ़ारूक ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूँ क़िस्सा स्टेशन के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए फिर मंटो को पेश कर रहा हूँ। मंटो की एक तहरीर जिसका नाम है वो लड़की। समात फरमाइए। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छाँव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब इसको देखा तो इसने महसूस किया कि वो इसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश ना कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया कि पानी ने इससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में खुद तो इसने कोई शायद 1 गिलास पानी पिया होगा, मगर पसीना 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है, न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लत-पत था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसके बदन पे किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है, लेकिन इसके बावजूद जब इसने दरख्त की छाँव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, इसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकिस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल इस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छाँव में बैठी सस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से इसकी तरफ देखा तो उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। यह भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र ने उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया वो लड़की या इसको उस लड़की की तरफ कोई इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में तो वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी, बाप मर चुका था, एक भाई उससे छोटा वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 के करीब थी। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छाँव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर से ही इशारा करे ताकि वो इसके पास आ जाए और दोनों एक दूसरे के पसीने में गौते लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खनकारा, मगर लड़की मुतवज्जा ना हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो इसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर तो देखो। मगर लड़की ने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। वो अपनी पिंडली खुजाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखता। अगर इसे इसकी आवाज़ नापसंद होती तो वो कुत्ता भौंकता, मगर इस लड़की ने जैसे इसकी आवाज़ सुनी ही नहीं, और अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। इसने एक बार बाआवाज़ बुलंद इस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। झंझला कर इसने अपने मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब इस लड़की के पास पहुंचा तो वो इसी तरह अपनी पिंडली खुजा रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो अब खड़ी हो गई हूँ। सुरेंद्र बुखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी?
लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो घर में अकेला हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब और गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी, चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और वहां बैठकर अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब इससे क्या करना चाहिए। इसने गौर से उसे देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। इसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म इसके कपड़ों के बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर ऊपर आओ ना, सोफे पे। लड़की ने जवाब में इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये बताओ कि तुम हो कौन और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कह के अपनी शलवार का पाइंचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की के जवानी के मुताल्लिक सोच रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो लड़की इसके मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिल, लेकिन उसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद इसको खींचकर अपनी कोठरी में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि यह सिलसिला इसको अब खुद करना पड़ेगा, हालांकि उसकी तकनीक से कतन नावाकिफ था। बहरहाल इसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उस लड़की की कमर में हमाइल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रही हो तुम? सुरेंद्र एक बार बुखला गया। मैं कुछ नहीं। लड़की के गहरे सावले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनाचे इसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़ के अपने सीने के साथ लगा लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सावले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बावजह मजबूरी वो इसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है, चुनाचे इसने मजीद हाथ पांव मारना शुरू किया। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे इसने मुदाफ़ियत को फजूल समझा है। सुरेंद्र को यकीन हो गया था कि मैदान तो इसी के हाथ रहेगा। चुनाचे इसने दराज दस्ती छोड़ दी और उसे कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खाओ। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने से दोनों चीज़ें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफ़ेद सफ़ेद झल्ली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर फिर वही अजीब व गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था, तुम जानते हो ना आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? अरे बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से चार मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर इसने अपनी मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो।
और उसने पिस्तौल का सेफ्टी खींच कर ठीक कर दिया क्योंकि उसमें गोलियां भरी हुई थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज इन मुसलमान को मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और कराहने लगा, ये तुमने क्या किया? ये तो क्या क्या किया तुमने? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगी, वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे उनमें मेरा बाप भी था।